हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जनरल साइंस, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी फ्रेंड्स आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट जो है वह क्लियर हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट्स का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसे देना है, तो आप इस जो आज से हम जो महा रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस का, जो कि प्रत्येक टेस्ट सीरीज में या प्रत्येक एग्जाम में 10 से 11 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप यह इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो आप अपना नंबर खो देंगे। ठीक है, तो आज का जो 20 प्रश्नों का यह महा रिवीजन का जो टेस्ट सीरीज है, जो कि टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, इससे पहले हम टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आप आज के इस वीडियो में से कोई भी प्रश्न मिस करते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम का आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें से आप वो 1 नंबर या 2 नंबर आप खो देने वाले हैं। ठीक है, तो यह इस वीडियो का एक भी प्रश्न स्किप ना करके आप इस वीडियो का प्रत्येक प्रश्न बहुत ही अच्छे से देखें और इसे रिवाइज करें और इसे नोट करें, क्योंकि यह जो प्रश्न जो है हम बहुत कई जगहों से चुन करके लाए हैं और यह 20 प्रश्नों का जो महा रिवीजन टेस्ट सीरीज है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। साइंस प्लस टेस्ट सीरीज सेकंड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड। ठीक है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि टेस्ट सीरीज में पूछा गया है और प्रीवियस एग्जाम में ही पूछा गया है, उसी से हम उठा करके अब यह जो टेस्ट सीरीज 2 है स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला हमारा ऑप्शन दिया है पोटेंशियोमीटर, बी है वोल्टमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है ओममीटर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ओममीटर। देखिए ओममीटर का प्रयोग करके सर्किट में विद्युत प्रतिरोध को मापने का उपयोग किया जाता है। यानी ओममीटर के द्वारा हम क्या करते हैं तो सर्किट का प्रतिरोध मापते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक जो होता है वो होता है ओम। इसे हम इस प्रतीक से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसका जो ओम का प्रतीक होता है ये होता है। ठीक है, ओम। जो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है तो ओम होता है। अगला प्रश्न पूछा और देखिए जो पोटेंशियोमीटर होता है उससे हम क्या करते हैं तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग हम संभावित अंतर को मापने के लिए करते हैं। और वोल्टमीटर का प्रयोग सर्किट में वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर के द्वारा सर्किट में विद्युत जो करंट होता है उसका पता लगाने के लिए सिर्फ किया जाता है। जबकि एमीटर का प्रयोग करंट को मापने के लिए किया जाता है। किसका? एमीटर का प्रयोग। लेकिन गैल्वेनोमीटर का प्रयोग सिर्फ हम करंट का पता लगाने के लिए करते हैं कि करंट इसे फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एमीटर का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे करेक्ट उसका हम करंट का मान ज्ञात करते हैं कि इसमें कितना एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिबिंब के नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य किरण, देखिए यहाँ का सामान्य किरण होगा कि स्थिति क्या होती है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य किरण वो क्या होते हैं तो एक ही समान सतह पर गिरते हैं। प्रतिबिंब का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण जो होते हैं वो क्या होते हैं तो एक ही सतह पर गिरते हैं। कैसे? तो देखिए ये है हमारा, ये देखिए ये कोई सतह है और ये है हमारा अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का नियम कहता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन, देखिए ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं तो आपतन कोण। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं तो आपतन कोण कहते हैं। ठीक, और जो परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो प्रतिबिंब का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा रूल ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी समान सतह पर स्थित होते हैं। यानी ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है ये तीनों क्या होते हैं तो एक ही सतह पर गिरते हैं। ठीक है, यानी स्थित होते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इसका ऑप्शन है पारा, जिंक, टंगस्टन, लीड। तो जो बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है वो। ठीक है, तो देखिए टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है तो क्योंकि जो टंगस्टन जो होता है उसका जो गलनांक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 3695 किलो केल्विन होता है। 3695 देखिए केल्विन होता है, इसलिए जो टंगस्टन होता है
का उपयोग करके बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ बनी होती है। देखिए शुष्क बर्फ किस चीज़ की बनी होती है, पानी की, हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की या कार्बन बाइकार्बोनेट की। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना होता है। ठीक है, देखिए शुष्क बर्फ किसका बना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हम किस उद्देश्य से करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग फ्रीजिंग यानी कूलिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। और जो शुष्क बर्फ होता है वह यह सीधे ही क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी शुष्क बर्फ, जो ठोस बर्फ होता है, यह जब पिघलता है तो अचानक किस में परिवर्तित हो जाता है, तो गैस के रूप में। ठीक है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसका यह एक गुण होता है। यह द्रव में नहीं परिवर्तित होता है, अचानक यह अगर इसे रख दिया जाए तो यह अचानक ही गैस में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। जर्मन सिल्वर, ऑप्शन है निकिल, जिंक और कॉपर, बी है निकिल, कॉपर, आयरन, जिंक, निकिल और सिल्वर, और कॉपर, टिन और सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यस, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, निकिल, जिंक और कॉपर। देखिए जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें इसमें निकिल होती है, निकिल 20%, जिंक 20% और कॉपर जो होता है यह 60% होता है। यानी निकिल, जिंक और कॉपर मिल करके जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो होता है यह बहुत ही कठोर होता है, यह एक कठोर मिश्र धातु है और संक्षारण प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में निम्नलिखित में से कौन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए पौधों में निम्नलिखित में से कौन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोपल, जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोफिल। इसमें से राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। जो देखिए क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। यह किस में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यह पौधों में पाया जाता है और यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब देखिए इसमें एक और दिया है जाइलम। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम उत्तक जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है। देखिए जो जाइलम जो होता है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, यह तना से, यानी जो पेड़ है, ये पेड़ है, इस तना से पत्तियों तक क्या करता है, तो पानी को पहुंचाता है। क्या करता है, पानी को पहुंचाता है। कौन कौन पहुंचाता है, तो जाइलम। ठीक है, जाइलम तना से पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का कार्य करता है, ये पानी को पहुंचाने का कार्य करता है। और एक और चीज़ है, देखिए इसमें स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा एक छिद्र है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा एक छिद्र होता है जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों में छिद्र होता है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी वो भी गैस लेते हैं और छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवां, मूत्र मार्ग मानव शरीर में किस प्रणाली से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम या श्वसन प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्सर्जन प्रणाली, यानी जो मूत्र मार्ग जो है मानव शरीर में उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, यह शरीर के बाहर मूत्र का परिवहन और निर्वहन करता है। अगला जो क्वेश्चन है, मार्फिन का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। यानी मार्फिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो बुखार की दवा, खांसी की दवा, दर्द निवारक, ब्लड क्लोटिंग। इसमें से होगा दर्द निवारक। इसका जो राइट आंसर होगा दर्द निवारक के रूप में, यानी मार्फिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो दर्द निवारक के रूप में, देखिए रूप में किया जाता है। जो मार्फिन जो होता है वह किसका बना होता है, तो देखिए यह एक खसखस क्या होता है, एक खसखस का खस ठीक है, एक खसखस नामक कच्चा फल होता है जिससे यह मार्फिन प्राप्त किया जाता है और इसी से यह दवा बनाया जाता है जो कि दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है। खसखस एक जो है एंजियोस्पर्म पौधा होता है जिसमें ये हेरोइन, ठीक है, हेरोइन भी शामिल की जाती है और जिसके माध्यम से यह बनाया जाता है। मार्फिन सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। जो मार्फिन जो है ये सीधे जो हमारी केंद्रिका तंत्रिका तंत्र होती है उसको भी प्रभावित करती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो माइकल फैराडे को। माइकल फैराडे ही विद्युत चुंबकत्व का खोज किए थे, इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकत्व का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, फोकल लंबाई किसके बीच की दूरी है। तो इसका जो आंसर होगा
फोकस और दर्पण की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लंबाई। इसे हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? तो स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ इक्वल टू होता है r/2, जहाँ r जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को ही हम क्या कहते हैं? फोकल लंबाई कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, कहाँ पर है? देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होती है। जो परिनालिका होती है, और परिनालिका कैसी बनाई जाती है, देखिए जरा ये भी जान लें कि परिनालिका कैसे बनाई। देखिए यह एक होता है, मान लेते कुछ भी ले लेते हैं हम, किसी धातु का, ठीक है, और इस पर हम क्या करते हैं? कापर लपेट देते हैं। इसे हम कापर का वायर लपेट देते हैं और इस प्रकार से हम इस जो इसका दोनों सिरा निकाल लेते हैं और इस पर हम एसी सप्लाई देते हैं, एसी या डीसी कोई भी सप्लाई देते हैं। तो इसके द्वारा इन ये जो वाइंडिंग हम किए हैं इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फ्लक्स निकलने लगता है, ठीक है। एक मतलब चुंबकीय एरिया बन जाता है, जिसके अंतर्गत इसके जो जिस धातु पर हम लपेटते हैं और इसमें जो वायर जो होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि सभी बिंदुओं पर यह जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह समान होता है, ठीक है। यानी जब हम इसमें विद्युत सप्लाई देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। इसमें किसके कारण? तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है। इसी प्रकार हम दो पैनल का लेते हैं, ठीक है, और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो इसमें करंट फ्लो होने लगता है तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर, ये अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश डैश, ठीक है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वही रहता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है? तो वही रहता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि देखिए पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है। यानी ब्रह्मांड में अगर कहीं भी किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? समान रहता है। किसी वस्तु का वजन जो होता है, किसी वस्तु का वजन गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तन के कारण बदल जाता है, इसलिए चंद्रमा पर द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है। यानी जो वजन जो होता है वह पृथ्वी पर उसकी गुरुत्वाकर्षण के वजह से बदलता रहता है, परंतु चंद्रमा पर जो द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है? नाम क्या है पूछ रहा है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaCl, ठीक है। ये होता है इसका रासायनिक सूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंधा नमक। सेंधा नमक को देखिए, सेंधा नमक को हम हाइलाइट के नाम से भी जानते हैं। सेंधा नमक को किस नाम से जानते हैं? हाइलाइट, ठीक है। हाईलाइट मत कहिएगा, हाईलाइट है, ठीक है, हाईलाइट के नाम से भी जानते हैं। और जो सेंधा नमक प्राप्त होता है वह समुद्री जो पानी जो होता है वह समुद्र का पानी जब वाष्पीकृत होता है तो उसके वाष्पीकरण के द्वारा किसके द्वारा? वाष्पीकरण के समुद्र के का जो पानी होता है, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है? यह सेंधा नमक समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के द्वारा यह क्या होता है? सेंधा नमक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन का प्रतीक क्या है? तो ब्रोमीन का प्रतीक आप सब लोग जानते होंगे, ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? तो Br होता है, कैपिटल B स्मॉल r होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गैसीय अवस्था का सीधा रूपांतरण ठोस अवस्था में शामिल होता है? यानी किस प्रक्रिया में किसी वस्तु का जो गैसीय अवस्था होता है वह ठोस अवस्था में सीधा रूपांतरण हो जाता है उसका, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में ना होकर के गैसीय अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में हो जाता है। तो इस गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण। यानी निक्षेपण की प्रक्रिया के अंतर्गत गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे हम क्या करते हैं? निर्जलीकरण के निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण के रूप में भी इसे क्या कहते हैं? जाना जाता है, जिसे निर्जलीकरण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट यानी इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये होता है, और इसका जो रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट होता है, ठीक है।
देखिए जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी पेरिस को भी बनाया जाता है, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह किससे बनता है, तो इसी जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सफेद रक्त कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो इन सब में से जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं और जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। यह न्यूरॉन्स जो होते हैं पूरे शरीर में संदेश को ले जाने का कार्य करते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। और इसमें जो जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं इनका कार्य क्या होता है, तो जिसे हम इन सफ़ेद रक्त कणिकाओं को हम क्या कहते हैं, WBC के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, WBC। इसी का हिंदी होता है सफ़ेद रक्त कणिकाएं। सब जो WBC जो होते हैं वो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। यानी संक्रमण का मतलब, यदि मान लीजिए आपको चोट लग जाए तो उसमें जो ब्लड बहने लगता है, तो या फिर जो जीवाणु होते हैं उनसे लड़ने का कार्य करते हैं। कौन से, WBC, ठीक है। यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं, यानी वो इन्फेक्शन ना फैले, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए यह WBC क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं जिसे हम RBC कहते हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, लाल रक्त कणिकाएं रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का स्थान क्या है। गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का स्थान क्या है, यह बायो का क्वेश्चन है और हमारे पूछ रहा है यह शरीर के संबंध में। कि शरीर में गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का स्थान कहाँ पाया जाता है, त्वचा में, आँख में, या ऑप्शन है जीभ में या नाक पे, ठीक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जीभ, यानी जीभ पर गुरुत्वीय रिसेप्टर्स की स्थिति होती है। इसके द्वारा स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक रिसेप्टर्स का ही, ठीक है, मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक। इन संयोजी उत्तकों का कार्य क्या होता है, तो यह जो संयोजी उत्तक होते हैं यानी रक्त जो होता है वह शरीर की कोशिकाओं और अंगों को एक साथ बांधता है। क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं को, ठीक है, कोशिकाओं को और जो शरीर के अंग जो होते हैं, कोशिका और अंग, इनको क्या करता है, बांधने का कार्य करता है। क्या करता है, बांधने का कार्य करता है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड प्रेशर के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। ब्लड प्रेशर के रखरखाव यानी कंट्रोलिंग के लिए कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए है वसायम ग्रंथि, बी है अधिवृक्क ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, या डी है प्रोजेस्टेरॉन ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होगा, अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए आखिरी हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का, 20वां है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर का आप नाम सभी लोग सुने होंगे। तो इसकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, यानी कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है और किस प्रकार करती है। तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि जो है वह ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, यानी उसका नियंत्रण करती है, उसका रखरखाव करती है। जो ब्लड प्रेशर ग्रंथि है वह 3 प्रकार के हार्मोन्स का उत्पादन करती है। 3 प्रकार के हार्मोन्स का क्या करती है, उत्पादन करती है। 3 प्रकार के हार्मोन्स का क्या करती है, उत्पादन करती है। और ये जो उत्पादन हार्मोन्स जो होते हैं यह हमारे शरीर के अंदर पानी और नमक, ठीक है, ये क्या करते हैं, पानी और नमक का जो स्तर होता है उसको बनाए रखते हैं। आप सुने होंगे कि अगर ब्लड प्रेशर यानी BP ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं कि नमक कम खाइए। यानी जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो जो नमक का स्तर जो होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप नमक कम खाइए। और यदि कम हो जाता है तो कहते हैं पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और किसी द्वारा कंट्रोल करती है, तो यह 3 प्रकार के हार्मोन्स का उत्पादन करती है। और ये जो 3 हार्मोन्स जो होते हैं, ये तीनों हार्मोन्स पानी और नमक के स्तर को बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वह नियंत्रित रहता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और डेली अपने ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वन डे एग्ज़ाम फाउंडेशन, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।